को लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम दोनों की डेफिनेशन जानेंगे कि दोनों की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं QA क्वालिटी एश्योरेंस की डेफिनेशन। एश्योरेंस, जितना इस शब्द में दम है उतना ही क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर दम है कि आप किसी को एश्योर कर रहे हो कि आपकी क्वालिटी उम्दा रहेगी। एश्योर कैसे करोगे कि क्वालिटी एश्योरेंस इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्रोएक्टिव अप्रोच के ऊपर काम करता है और फोकस करता है कि डिफेक्ट ऑकर ही ना हो, मतलब कि डिफेक्ट जनरेट ही ना हो। और ये क्या है? प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच है। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच है। ये प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करते हैं हम क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर बजाय प्रोडक्ट के ऊपर। अब देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्या है? क्वालिटी कंट्रोल इज द रिएक्टिव अप्रोच ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रिएक्टिव अप्रोच। एश्योरेंस के अंदर हमने क्या किया? पहले एक्शन ले लिए। कंट्रोल के अंदर हम बाद में एक्शन ले रहे हैं प्रोडक्ट बनने के बाद कि हमारा प्रोडक्ट भाई अगर बन गया तो उसको हमें चेक करना है कि खराब ना चला जाए कस्टमर के पास। एश्योरेंस के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट खराब बने ही ना। ठीक है, अब समझे दोनों में डिफरेंस कि पहला तो करता है फोकस हमारा प्रोसेस के ऊपर। पहला क्या है? हमारा प्रोसेस ओरिएंटेड है QA। ठीक है, और QC क्या है? हमारा प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। तो एश्योरेंस के अंदर हम क्या करते हैं कि प्रोसेस ऐसा बनाते हैं कि डिफेक्ट जनरेट ही ना हो, कि प्रोडक्ट खराब बने ही ना। और कंट्रोल के अंदर क्या करते हैं हम कि अगर हमारा प्रोडक्ट खराब बन गया तो हम ये चीज देखेंगे, ये चीज कंट्रोल करेंगे कि हमारा कस्टमर के पास खराब प्रोडक्ट ना चला जाए। तो ऐसा नहीं है कि एश्योरेंस ही बढ़िया है या क्वालिटी ही बड़ी कंट्रोल ही बढ़िया है। दोनों का काम क्या है कि क्वालिटी को इंप्रूव करना, क्वालिटी को बेहतर बनाना और कस्टमर तक प्रॉब्लम को ना जाने देना। लेकिन एश्योरेंस प्रोसेस के ऊपर अटैक करता है और कंट्रोल हमारा प्रोडक्ट के ऊपर अटैक करता है। अब हम दोनों के डिफरेंसेस देखेंगे कि मेजर डिफरेंसेस दोनों के अंदर, दोनों की अप्रोच के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है हमारा क्या है? एश्योरेंस क्या है? मैनेजिंग टूल है, मैनेज करता है। क्वालिटी कंट्रोल क्या है? हमारा करेक्टिंग टूल है कि करेक्शन वाली अप्रोच रखते हैं इसके अंदर कि कोई चीज खराब हो गई तो आगे पास ना हो। ये अप्रोच रहती है हमारी क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। और एश्योरेंस के अंदर क्या होती है कि हम ये अप्रोच रखते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब बने ही ना, डिफेक्ट बने ही ना। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? प्रोसेस ओरिएंटेड है कि हमने प्रोसेस को इंप्रूव करना है। और कंट्रोल क्या है? क्वालिटी कंट्रोल क्या है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड है कि हमने प्रोडक्ट पे फोकस करना है कि भाई जो जो पैरामीटर है उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बना के नहीं बना। वहीं हम एश्योरेंस में क्या करेंगे कि हम प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करेंगे कि प्रोसेस को इंप्रूव करेंगे, प्रोसेस को इंप्रूव करेंगे, प्रोसेस को ठीक करेंगे ताकि डिफेक्ट जनरेट ही ना हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि AYT इंडिया एकेडमी का एंड्रॉयड ऐप आ चुका है और हमारी ट्रेनिंग की भी वेबसाइट आ चुकी है जिसका एड्रेस है www.learn.aytindia.com और एंड्रॉयड ऐप का नाम है AYT इंडिया एकेडमी। तो आप अगर प्ले स्टोर में जाके सर्च करेंगे AYT इंडिया एकेडमी तो आपको AYT के लोगों के साथ ऐप मिलेगी, वो आप डाउनलोड कर लें। तो जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनकी डिटेल जानकारी आपको एंड्रॉयड ऐप या हमारी जो ट्रेनिंग वाली वेबसाइट है www.learn.aytindia.com पर ही मिलेगी। उसके बाद क्या है जी? ये है प्रोएक्टिव अप्रोच और कंट्रोल क्या है? रिएक्टिव अप्रोच। अब दोनों एक उदाहरण से आपको मैं समझाता हूं कि महात्मा गांधी जी को जब ट्रेन से फेंका गया तो उन्होंने कौन सी अप्रोच ली? उन्होंने ली प्रोएक्टिव अप्रोच। कौन सी अप्रोच ली? प्रोएक्टिव अप्रोच। उन्होंने, जिस अंग्रेज ने उनको ट्रेन से फेंका था उसको घुमा के एक तमाचा नहीं मारा। तो अगर वो घुमा के एक तमाचा मार देते तुरंत, रिएक्शन लिया उन्होंने, रिएक्टिव अप्रोच होती वो, लेकिन उन्होंने क्या किया? प्रोएक्टिव अप्रोच ली। ठीक है, उसको समझा, फिर उस पर एक्शन लिया कि अंग्रेज मैं तेरे को बाहर निकाल दूंगा यहां से, अपने देश से। तो ऐसे ही क्या है? एश्योरेंस क्या है कि जड़ तक जाने की बात करता है कि प्रोएक्टिव होके हमें काम करना है, प्रॉब्लम को
आने ही नहीं देना। अगर आ गई है तो उसको जड़ से खत्म करना है। रिएक्टिव क्या है, ठीक है प्रॉब्लम आ गई भैया माल छांटो, इंस्पेक्शन करो, कस्टमर तक नहीं आना चाहिए खराब माल, वो क्या हो गई रिएक्टिव अप्रोच। क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर हम डिफेक्ट प्रिवेंशन की बात करते हैं और क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हम डिफेक्ट डिटेक्शन की बात करते हैं। प्रिवेंशन क्या है, डिफेक्ट को रोकना, डिटेक्शन क्या है, डिफेक्ट को पकड़ना। एक में क्या कर रहे हैं हम, डिफेक्ट को जनरेट नहीं होने दे रहे, दूसरे में क्या कर रहे हैं हम, डिफेक्ट को पकड़ रहे हैं। अगर हमने खराब मटेरियल बना दिया तो उसको हम रोक रहे हैं, आगे पास नहीं होने दे रहे, वो हमारी क्वालिटी कंट्रोल वाली अप्रोच हो गई। और एश्योरेंस के अंदर हम ये एश्योर कर रहे हैं कि डिफेक्ट वाला पार्ट बनेगा ही नहीं। हमने अपने इतने सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए, हमने अपने प्रोसेस इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए कि खराब मटेरियल, डिफेक्ट वाला मटेरियल बन ही नहीं सकता। उसके बाद में क्या है जी, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, सीएफटी की जिम्मेदारी है, क्रॉस फंक्शनल टीम की जिम्मेदारी है। बात करें तो पूरी कंपनी की जिम्मेदारी है। वहीं अगर हम क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो ये क्वालिटी टीम की या जो उस जगह काम कर रहा है क्वालिटी पर्सन या स्पेसिफिक पर्सन, उसकी जिम्मेदारी है क्वालिटी कंट्रोल। भाई लाइन इंस्पेक्टर है, उसका काम है लाइन पे इंस्पेक्शन करना, तो लाइन पे अगर कोई डिफेक्ट निकला तो उसके लिए वह जिम्मेदार है। तो ये क्या हो गई क्वालिटी कंट्रोल वाली अप्रोच। और क्वालिटी एश्योरेंस क्या है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उस पर हमने एक्शन लेना है तो पूरी सीएफटी सबने मिलकर काम करना है। प्रोडक्शन भी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, क्वालिटी भी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, टूल रूम भी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। जो हमारी क्या हो गई, ये सीएफटी रिलेटेड अप्रोच हो गई या टीम ओरिएंटेड अप्रोच हो गई। कुछ टूल क्या क्या है क्वालिटी एश्योरेंस के, जैसे एसपीसी हो गया, एमएसए हो गया, प्रोडक्ट ऑडिट हो गई, प्रोसेस ऑडिट हो गई। ये क्या हो गए, इसके टूल हो गए एश्योरेंस के कि हमने प्रोसेसेस इतने जबरदस्त कर दिए कि खराब माल बनेगा ही नहीं। और क्वालिटी कंट्रोल के टूल क्या है, इंस्पेक्शन करना, पेट्रोल इंस्पेक्शन करना कि हर 2 घंटे में जाके मटेरियल को चेक करना, सैंपलिंग इंस्पेक्शन करना, बीच बीच में उठा करके सैंपलिंग इंस्पेक्शन कर ली, हमने जांच कर लिया। 100% इंस्पेक्शन भी करते हैं, जैसे कुछ लोग 100% इंस्पेक्शन भी करते हैं फाइनल स्टेज पे कस्टमर को भेजने से पहले। वो तो क्या हो गई ये सारी चीजें क्वालिटी कंट्रोल वाली। अब दोनों में से बेहतर क्या है, अगर मैं बात करूं तो बेहतर जाहिर सी बात है क्वालिटी एश्योरेंस ही है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ आप एश्योरेंस से ही कर दो, कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। या मैं भी इतनी कंपनियों में जाता हूं, मैंने वहां देखा है कि हम टूल अप्लाई करते हैं सारे एश्योरेंस वाले, लेकिन पैरेलल हम कंट्रोलिंग भी कर रहे होते हैं कि लाइन इंस्पेक्शन भी कर रहे होते हैं। भाई वो बात अलग है कि हमने एक ऐसी मशीन ले आए जो 0 डिफेक्ट प्रोड्यूस करती है, हमने इतने जबरदस्त फोका योके लगा दिए कि गलत माल बन ही नहीं सकता, डिफेक्ट जनरेट ही नहीं हो सकता। वहां तो हमने एश्योर कर लिया प्रोसेस के थ्रू, मशीनरी के थ्रू। लेकिन जहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं है तो वहां पे हमें कंट्रोल करना ही पड़ता है, वहां पे पेट्रोल इंस्पेक्शन करनी पड़ती है या कस्टमर को भेजने से पहले 100% इंस्पेक्शन करना पड़ता है। क्योंकि कुछ पार्ट हमारे क्या होते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन, डायरेक्ट हमारे कंपनी से कस्टमर की लाइन पे जाते हैं, असेंबली लाइंस पे, उनको डॉल पार्ट बोलते हैं हम या डायरेक्ट ऑनलाइन बोलते हैं। तो अगर वहां अगर दिक्कत आ जाती है तो पेनल्टी बड़ी जबरदस्त होती है। तो इसलिए हम कस्टमर पे भेजने से पहले 100% चेक करते हैं। तो मोटा मोटा यही डिफरेंस है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। क्वालिटी जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है वो ओवरऑल सिस्टम या प्रोसेस को इंप्रूव करने की बात करता है और टीओसी सिर्फ बोटलनेक को इंप्रूव करने की बात करता है। हम लीन में पूरी कंपनी को लेकर चलते हैं, पूरी प्रोसेस को लेकर चलते हैं। और टीओसी के अंदर हम मेजरली किस पे फोकस करते हैं, हम बोटलनेक ऑपरेशन के ऊपर फोकस करते हैं। उसके बाद जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, लीन बात करता है लाइन बैलेंसिंग की और टीओसी बात करता है कि बोटलनेक पे हमें फ्लो नहीं रुकने देना, बोटलनेक को रुकने नहीं देना, उस पे मटेरियल को फ्लो होने देना। लाइन बैलेंसिंग क्या है, सपोज कि मेरे 4 ऑपरेशन है, एक पे 90 बन रहा है, दूसरे पे 90 बन रहा है, तीसरे पे 30 बन रहा है, चौथे पे 60 बन रहा है। तो हमें लाइन को बैलेंस करना है टेक टाइम के हिसाब से, कस्टमर डिमांड रेट के हिसाब से। सपोज कस्टमर की डिमांड मीट होती है 60 में, तो हमने सारी जो ऑपरेशंस हैं उनको 60 पे सेट कर देना है। पहला 60, दूसरा 60, तीसरा 60, चौथा 60। तो ये क्या हो गई, लाइन बैलेंस हो गई कि मटेरियल जो है मेरा रेगुलर एक बराबर स्पीड से बनता रहेगा और आउटपुट निकलती रहेगी। वहीं टीओसी क्या बात करता है, टीओसी बात करता है कि बाकी आपको कुछ नहीं छेड़ना,
आपको जो बोटलनेक है उस पे फोकस करना है, उस पे नहीं मटेरियल को रुकने देना, उस पे नहीं फ्लो को रुकने देना, उसको आपने रेगुलर निकालते रहना है। लीन बात करता है साइकिल टाइम रिडक्शन की, और टीओसी बात करता है वेटिंग टाइम रिडक्शन की, कि जो वेटिंग टाइम है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए दोनों प्रोसेसेस के बीच में। लीन फोकस करता है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट ऑन एनी ऑपरेशन, और टीओसी फोकस करता है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट ऑन बोटलनेक ऑपरेशन। हम लीन में क्या करते हैं, सबको लेकर के चलते हैं, जहां जहां प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है वहां इंप्रूव करते हैं। बोटलनेक क्या, टीओसी क्या बोलता है कि आपको सिर्फ बोटलनेक ऑपरेशन पे फोकस करना है और बोटलनेक ऑपरेशन की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना है। लीन में हम बात करते हैं रिडक्शन इन इन्वेंट्री एट ईच स्टेट, कम से कम इन्वेंट्री के हमने मटेरियल को तैयार करना है, ये लीन का कॉन्सेप्ट है। टीओसी का कॉन्सेप्ट है कि हमने क्या करना है, इन्वेंट्री को मिनिमाइज भी करना है, लेकिन जो मेरा बोटलनेक ऑपरेशन है, जैसे हमने भी पिछली स्लाइड में देखा कि हमारा बोटलनेक ऑपरेशन था थर्ड, तो हमने उससे पहले एक बफर स्टॉक रखना है। बफर स्टॉक क्या हो गया कि समझ लीजिए कि उसकी आउटपुट है 30 लीटर प्रति घंटा, तो कम से कम उस पर हम 2 से 3 घंटे का हमें लोड रखना है कि किसी भी कारणवश अगर पीछे मटेरियल की सप्लाई रुक गई या लाइन पीछे खराब हो गई, तो हमारा जो बोटलनेक मशीन है वह नहीं रुकनी चाहिए, वह नहीं बंद होनी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट पे टीओसी काम करता है। लीन के अंदर हम क्वांटिफाई करते हैं सारी चीजों को, और टीओसी के अंदर हम टाइम बेस्ड चलते हैं, टेक टाइम के हिसाब से चलते हैं। सारी चीजों को हम टाइम बेस्ड मॉनिटर करते हैं और टाइम बेस्ड इंप्रूव करते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, पूरी प्रोसेस के अंदर जीरो ब्रेकडाउन्स की बात करता है, जीरो फेलियर्स की बात करता है, और जो टीओसी है वो बात करता है बोटलनेक के ऊपर, कि बोटलनेक के ऊपर हमें जीरो ब्रेकडाउन्स करने हैं, जीरो फेलियर्स करने हैं। तो कुल मिला के ये मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर। एक बात कर रहा है ओवरऑल ऑपरेशन एक्सीलेंस की तरफ, की पूरी फैक्ट्री के अंदर, पूरी लाइन के अंदर इंप्रूवमेंट की, और एक के अंदर बात हो रही है बोटलनेक के ऊपर फ्लो को इंक्रीज करने की। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि केआरए की क्या फुल फॉर्म है, केपीआई की क्या फुल फॉर्म है, क्योंकि जब हम जान रहे हैं तो पूरा बेसिक से जाने। पता है मेरे को कुछ बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग होंगे, वो बोलेंगे भाई मतलब बताने की या फुल फॉर्म बताने की जरूरत क्या है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी। तो हम स्टार्टिंग से जानेंगे केआरए और केपीआई के बारे में। दोस्तों केआरए जो है उसकी फुल फॉर्म होती है की रिजल्ट एरिया, और केपीआई की फुल फॉर्म होती है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। की रिजल्ट एरिया मतलब रिजल्ट किस एरिया में चाहिए, और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मतलब आप कितना परफॉर्म कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो, ये हो गया हमारा केपीआई। बेसिकली जो केआरए है, केआरए क्या है कि हमें काम क्या करना है यह बताता है। ठीक है, कि जैसे मैं प्रोडक्शन में काम कर रहा हूं तो मेरे को क्या करना है, टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, क्या हो गया, टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी, ये मेरा केआरए हो गया, यही तो काम करना है। क्वालिटी में काम कर रहा हूं तो रिड्यूस द रिजेक्शन लेवल या डिफेक्ट लेवल, ये मेरा क्या हो गया, केआरए। अब वह करना कितना है, या जो क्वालिटी रिड्यूस करनी है उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें कम करनी पड़ेंगी या क्या क्या चीज बढ़ानी पड़ेंगी, या कितना कम करना है कितना बढ़ाना है, वो मेरा क्या हो गया, केपीआई। तो केआरए क्या हो गया, जॉब का डिस्क्रिप्शन हो गया। केपीआई क्या हो गया कि जो हम अपने रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, उस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको अचीव करने के लिए वो हो गई मैट्रिक्स। और शुद्ध हिंदी में समझ लीजिए केआरए हो गया क्या करना है, ठीक है, और केपीआई हो गया कितना करना है, जिससे कि हम केआरए को क्या करने को अचीव कर पाए। ये बेसिक डिफरेंस है। केआरए जो है वो क्वालिटेटिव और सब्जेक्टिव होता है, और केपीआई जो है वो है क्वांटिटेटिव होता है, या इजीली इसको मेजर्ड किया जा सकता है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, या क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, इसमें कोई नंबर नहीं लिखा होगा, सब्जेक्टिव बात हो रही होगी। जैसे मैंने कहा टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या हो गया, केआरए। और केपीआई क्या हो गया, टू रिड्यूस द रिजेक्शन लेवल बाय 50%। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, केपीआई हो गया। और
चौथा डिफरेंस क्या है, ये एक स्ट्रैटेजिक फैक्टर है और केपीआई क्या है, एक मैट्रिक्स है, मतलब एक नंबर है जिसको हम नाप रहे हैं, और केआरए क्या है, एक स्ट्रैटेजी है। और सबसे आखिरी जो डिफरेंस है वह क्या है कि एक डिपार्टमेंट के एक से ज्यादा केआरए हो सकते हैं, कि एक डिपार्टमेंट का केआरए प्रोडक्शन इंप्रूव करना हो सकता है, क्वालिटी इंप्रूव करना हो सकता है, कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है, ऑन टाइम डिलीवरी हो सकता है। ऐसे ही जो एक केआरए है, सपोज कि मैंने क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो उसके केपीआई भी कई सारे हो सकते हैं। कि क्वालिटी इंप्रूव कैसे करनी है, कि कस्टमर कंप्लेंट मेरे को 0 करनी है, इन हाउस पीपीएम मेरे को 500 पे लेके आना है, फाइनल पीपीएम मेरे को 100 पे लेकर के आना है। तो यह मोटा मोटा डिफरेंस हो गया। तो केआरए क्या हो गया, हमें क्या काम करना है, और केपीआई क्या हो गया, कितना काम करना है या कितना हम उसको अचीव कर पा रहे हैं अपने केआरए को मीट करने के लिए। ये मोटे तौर पे ये डिफरेंस है केआरए और केपीआई के अंदर। अब मैं आपको एक टेम्पलेट, एक फॉर्मेट दिखाता हूं केआरए केपीआई शीट का, उसको देख करके आप ज्यादा क्लियर समझ पाओगे दोनों का डिफरेंस। स्क्रीन पे टेम्पलेट आपके आ चुका है। ऊपर हेडर, कंपनी का नाम, शीट का नाम, किस पर्सन की केआरए या केपीआई शीट है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशन क्या है उसका जी, प्रोडक्शन मैनेजर। की रिजल्ट एरियाज क्या क्या हैं, ये रिजल्ट एरिया जैसे आप हम बात करें प्रोडक्शन टारगेट अचीवमेंट एज पर प्लान, तो इसके हमने क्या बना दिए, 2 केपीआई बना दिए कि मंथली सेल 1.5 सीआर करनी है और पर डे की प्रोडक्शन 1 लाख मीटर करनी है। ये इसके क्या हो गए, केपीआई। इसके बाद आ गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मेजरमेंट, ये कब नापेंगे और ये कब नापेंगे, ये हम नापेंगे मंथ में एक बार, इसको नापेंगे हम रोजाना। ठीक है, मेजर या रिकॉर्ड हम इसको रोजाना करेंगे। ये डेटा कहां से आएगा, पहला डेटा आएगा टैली से, दूसरा डेटा आएगा जॉब कार्ड मास्टर शीट से। करंट लेवल क्या है 1.2 और इसका क्या है 0.5। टारगेट जो हमने यहां स्टार्टिंग में लिखा 1.5 सीआर और इसका 1 लाख मीटर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट रुपीज इन सीआर और लाख मीटर। अब जब जब हम ये अचीव करते जाएंगे केपीआई, कितना अचीव कर रहे हैं, सपोज हमने यहाँ पे कर ली 2 सीआर सेल, यहां कर दी 1.5 सीआर, तो ये इस तरीके से मॉनिटर होता जाएगा। तो समझ में आया, केआरए ये हो गया, इसके केपीआई ये हो गए और इनकी मॉनिटरिंग ये हो गई। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला, टू एंश्योर स्टाफ एंड वर्कर्स हाइजीन 5S एंड डिसिप्लिन, जिसके अंदर 2 केपीआईज हो गए, रिड्यूस द एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म रेट बाय 50% and to achieve the 5S score 60% in 5S audit by internal external agency for all areas। इसको कैसे मेजर करेंगे और कब मेजर करेंगे, मेजर करेंगे इसको मंथली, कहां से, अटेंडेंस रिकॉर्ड से, और इसको कहां से रिकॉर्ड करेंगे हम 5S ऑडिट स्कोर शीट से। इसका करंट लेवल क्या है 15%, तो हमने रिड्यूस कितना करना है 50%, तो ये हो गया 7.5-8% पे इसको लेकर के आना है। इसका करंट लेवल क्या है 15% और उनको लेकर के आना है 60%। किसमें नाप रहे हैं दोनों को, परसेंटेज में। अब ये जितना जितना आता जाएगा वो हम यहां मॉनिटर करते जाएंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है केआरए केपीआई के अंदर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को दोनों का डिफरेंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया और आप लोग इसको समझ गए हैं, अपने यहां लागू कर पाएंगे। फिर भी आपको किसी भी प्रकार की केआरए केपीआई से रिलेटेड गाइडेंस ट्रेनिंग की जरूरत है, ऑनलाइन या ऑन साइट, मतलब आप अपने यहाँ कंपनी के अंदर बुलाना चाहते हैं हमें, या फोन पे या ऑनलाइन गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो हम आप में की इसके अंदर मदद कर सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हमारे पास बने बनाए केआरए होंगे, हम वहां इंप्लीमेंट कर देंगे। ऐसा नहीं है। केआरए और केपीआई स्पेसिफिक होते हैं कंपनी के हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से। हर कंपनी अपने आप में यूनिक है, हर पर्सन अपने आप में यूनिक है, तो ऐसा नहीं है कहीं का भी कुछ भी कॉपी पेस्ट कर दिया जाए। तो हर कंपनी, हर डिपार्टमेंट, हर एम्प्लॉय का केआरए केपीआई अलग बनाना होता है। ये जरूर हो सकता है कि सिमिलर इंडस्ट्री से हैं तो कुछ चीजें कॉमन हो जाती हैं, लेकिन ये अलग अलग होगा हर डिपार्टमेंट, हर एम्प्लॉय के लिए। और साथ ही हम इसको ऑटोमेट करने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। आप ऑटोमेटेड केआरए केपीआई शीट बना सकते हो हमारी मदद से, डेली डैशबोर्ड्स देख सकते हो,
कि किस तरीके से मॉनिटर किया जाता है KRA KPI। दोस्तों सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो डॉक्यूमेंट कंट्रोल है या कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं कुछ लोग, कि कंट्रोल क्यों करना जरूरी है डॉक्यूमेंट को। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि आपका नाम क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो आप उसको कैसे साबित करोगे। तो उसको साबित करने के लिए हम या तो कोई आईडी कार्ड दिखाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएंगे या आधार कार्ड दिखाएंगे कि भाई ये मेरा आधार कार्ड है, इसमें ये मेरा नाम है, इस आधार का ये नंबर है। तो ऐसे ही जो डॉक्यूमेंट कंट्रोल है वो हर डॉक्यूमेंट का एक आइडेंटिफिकेशन है, उसकी पहचान है, अपने आप में यूनिक पहचान है। एक डॉक्यूमेंट का एक ही डॉक्यूमेंट नंबर होगा, एक ही नाम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक डॉक्यूमेंट नंबर के साथ 4 डॉक्यूमेंट घूम रहे हो। तो अक्सर क्या होता है, एक ही डॉक्यूमेंट नंबर के साथ 2-2 डॉक्यूमेंट घूम रहे हैं, या डॉक्यूमेंट का नाम सेम है, डॉक्यूमेंट नंबर अलग अलग हैं। तो इन्हीं चीजों को कंट्रोल करने के लिए डॉक्यूमेंट कंट्रोल किया जाता है। अब इसमें डॉक्यूमेंट कंट्रोल के अंदर क्या क्या करते हैं। डॉक्यूमेंट कंट्रोल के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं डॉक्यूमेंट की, उसको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल का मतलब है कि ये रेडी फॉर यूज है, उसको अप्रूव करते हैं, उसको इश्यू करते हैं, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिस जिस डिपार्टमेंट को जरूरत होती है। अगर रिवीजन आती है तो उसकी रिवीजन को रिकॉर्ड करते हैं, री इश्यू करते हैं और डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हम डॉक्यूमेंट कंट्रोल के अंदर करते हैं, इसीलिए जो है डॉक्यूमेंट कंट्रोल करना जरूरी है। अगर हम डॉक्यूमेंट कंट्रोल नहीं करेंगे तो होगा क्या कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अलग अलग तरीके से घूम रहे होंगे कि प्रोडक्शन रिपोर्ट का एक फॉर्मेट है, वो राम ने अपने हिसाब से बना रखा है, श्याम ने अपने हिसाब से, घनश्याम ने अपने हिसाब से बना लिया, अगर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो डॉक्यूमेंट कंट्रोल क्या करता है, इन सारी चीजों को फिक्स करता है, इन सारी चीजों का निवारण करता है कि यूनिक आइडेंटिटी के साथ, यूनिक नेम के साथ ही डॉक्यूमेंट या फॉर्मेट कंपनी के अंदर इस्तेमाल हो। और कोई भी आप कस्टमर की ऑडिट कराते हैं, चाहे वह मेस की हो, मिंडा की हो या XYZ एस्कॉर्ट हो, कोई भी कंपनी हो, सबकी मेजर रिक्वायरमेंट यही रहती है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वह कंट्रोल होना चाहिए। यही IITF की रिक्वायरमेंट है, यही ISO 9001 की भी रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि क्या है, शुरुआत ही यहीं से हो रही है कि कंपनी के अंदर क्या क्या सिस्टम लागू होने हैं। अगर वही नहीं कंट्रोल होगा, वही तरीके से मेंटेन नहीं होगा, तो बाकी के सिस्टम क्या खाक चलेंगे। तो इसलिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब दोस्तों समझते हैं कि डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड। बहुत ही ट्रिकी सा सवाल भी है, समझने को लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन अच्छे लोग इसमें फेल हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बड़े आसान शब्दों में समझाना चाहूंगा, आप इसको बिल्कुल एकदम अपने दिमाग में बिठा लेना। अगर आप ये आज समझ गए तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी कि डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड के अंदर क्या डिफरेंस है। बेसिकली डॉक्यूमेंट क्या है, एक ऐसा दस्तावेज या ऐसा कागज है जो हमें कोई जानकारी देता है। जानकारी मतलब कि जिसको देख के हमें पता चलता है, समझ लीजिए कि हमें मशीन कैसे चलानी है, इंस्पेक्शन कैसे करना है। वो क्या है, वो एक डॉक्यूमेंट है, वन टाइम एक बार बन गया और टंग गया। उससे क्या मिल रही है, हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, जैसे कि WI SOP प्रोसीजर्स, ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। वहीं जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड क्या हो गया, एक एविडेंस की तरह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपका इंस्पेक्शन रिपोर्ट का फॉर्मेट है, प्रोडक्शन रिपोर्ट का फॉर्मेट है, उसके अंदर क्या करोगे, आप रिकॉर्डिंग करोगे। रिकॉर्ड से बना रिकॉर्डिंग, से बना रिकॉर्ड। तो आप उसके अंदर क्या करोगे, चीजें नोट करोगे। जब नोट करोगे तो आप उसको एज ए एविडेंस ऑडिट के सामने, ऑडिटर के सामने प्रेजेंट कर सकते हो, जी ये हम इंस्पेक्शन करते हैं, ये इसका रिकॉर्ड है। तो डॉक्यूमेंट क्या हो गया, वो आपको तरीका बता रहा है या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इंस्पेक्शन ऐसे 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 करनी है, कार्य निर्देश दे रहा है, ठीक है, या प्रोसीजर आपको बता रहा है कि क्वालिटी डिपार्टमेंट ऐसे ऐसे फंक्शन कर रहा है। वो एक बार बन गया
इन्फॉर्म कर दिया गया, डिस्प्ले कर दिया गया। वहीं जो रिकॉर्ड है वो डेली बेस पे अपडेट किया जा रहा है, जिसके अंदर जानकारी भरी जा रही है कि आज मैंने ये मटेरियल चेक किया, कल ये मटेरियल चेक किया, उसमें इतने पीस रिजेक्ट मिले, इतने ओके मिले। तो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है और रिकॉर्ड जो है वो एविडेंस के लिए इस्तेमाल होता है। अब दोनों का एक एक सैंपल देखते हैं। अब जैसे आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। जो WI होती है वो डॉक्यूमेंट होती है। WI किस चीज की है, विजुअल इंस्पेक्शन की, जिसके अंदर लिखा है कि क्या काम करना है और उससे रिलेटेड तस्वीर लिखी है कि पार्ट में कोई बर, डेंट, चिप्स, रस्ट, ब्लो होल इत्यादि ना हो, उसकी तस्वीर लगा दी। पार्ट में कोई ऑपरेशन मिस ना हो, उसकी तस्वीर लगा दी। और इसको बना करके हमने क्या किया, साइन वाइन करा के टांग दिया उस एरिया में जहां पर ये यूज होनी है। तो ये क्या हो गया, हमारा डॉक्यूमेंट हो गया, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन हो गई। डॉक्यूमेंट्री से बना है डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट हो गया इंफॉर्मेशन के लिए। इसके बाद अब हम देखते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या हो गया, रिकॉर्डिंग के लिए। तो रिकॉर्डिंग के लिए क्या होगा, कोई फॉर्मेट होगा जिसके अंदर हम डेटा फीड करेंगे। जैसे आपको ये दिख रहा है आवरली प्रोडक्शन रिपोर्ट। ये क्या है, एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है जिसके अंदर हमें क्या है, जानकारी भरनी है। और जानकारी क्या है, खाली है। तो आप क्या करोगे, इसमें डेली बेस में जानकारियां भरोगे। तो ये क्या हो गया, एक रिकॉर्ड हो गया। ऐसे ही अगर आप ये बात करें DPR की, तो DPR भी क्या हो गया, एक रिकॉर्ड हो गया जिसके अंदर डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट का आप जो है डेटा फिल कर रहे हैं। उसको आप एज ए एविडेंस यूज कर रहे हैं कि भाई हमारा OE कितना आ रहा है, प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है, एफिशिएंसी कितनी आ रही है, रिजेक्शन रेट क्या आ रहा है, PPM रेट क्या आ रहा है। तो ये सारी चीजें क्या मिल रही हैं हमें, एक रिकॉर्ड हमारा क्रिएट हो रहा है। तो ये मेजर डिफरेंस है डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड के अंदर। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि डॉक्यूमेंट नंबरिंग का या फॉर्मेट नंबरिंग का सिस्टम क्या होता है, कि नंबर कैसे दें। कोई भी अगर कागज है तो उसको नंबर कैसे देंगे। बेसिकली क्या है, मेजरली 4-5 तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे हमारा मैनुअल हो गया, प्रोसीजर हो गया, वर्क इंस्ट्रक्शन हो गए, फॉर्मेट्स हो गए, इसके अलावा कंट्रोल प्लान हो गए, PFME हो गए, PFD हो गए। तो ये सारे क्या हो गए, डॉक्यूमेंट के टाइप हो गए या फॉर्मेट के टाइप हो गए। अब इनका क्या करना होगा, हमें एक स्टैंडर्ड बनाना होगा कि जो भी मैं क्वालिटी मैनुअल बनाऊंगा उसको क्या नंबर दूंगा। तो नंबर हमने क्वालिटी मैनुअल को क्या दिया, QM/01। तो यहाँ पे QM का क्या मतलब हो गया, क्वालिटी मैनुअल, और 01 का मतलब क्या हो गया, पहला क्वालिटी मैनुअल। ठीक है। उसके बाद हमारे प्रोसीजर्स आ गए। प्रोसीजर्स की हमने नंबरिंग क्या करी, AYT.QSP.DD.XX। तो AYT क्या हो गया, AYT बिजनेस सोल्यूशन मतलब कि कंपनी का नाम। QSP क्या हो गया, क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर्स या SOP। उसके बाद DD क्या हो गया, डिपार्टमेंट का कोड। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसका कोड हो गया PD। मेंटेनेंस का हो गया MT। HR का हो गया HR। क्वालिटी का हो गया QA। तो ये क्या हो गए, हमने एक कोडिंग कर दी। इसकी आप लिस्ट बना करके प्रोसीजर के अंदर भी डाल सकते हो कि HR की कोड ये है, प्रोडक्शन की कोड ये है, मेंटेनेंस की कोड ये है। तो इस तरीके से आप प्रोसीजर की नंबरिंग करोगे। ठीक है। उसके बाद आ गए हमारे वर्क इंस्ट्रक्शन। उसका क्या है, WI-NN। तो WI क्या हो गया, वर्क इंस्ट्रक्शन। NN क्या हो गया, सीरियल नंबर। सपोज करिए हमने बनाना किया 01 से, तो उसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे, WI 01, 02, 03, 04, 05, 06। कुछ लोग क्या करते हैं, WI के साथ साथ डिपार्टमेंट भी जोड़ देते हैं। वो ऐसे करते हैं WI.DD.NN, WI डैश या डॉट PD, P फॉर प्रोडक्शन डैश 01, या WI डैश HR डैश 01, 02, 03, 05। इससे हमें क्या पता चल गया, HR के अंदर 10 WI है, प्रोडक्शन के अंदर 10 WI है। लेकिन उसमें ना कई बार क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए आप क्या करो, सीरियल नंबर से बना दो, WI-01 करके पूरा सीरियल नंबर से जितनी भी WIs हैं उनको आप सारी को बना दो। इसके बाद आता है हमारा फॉर्मेट, जिसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करेंगे। ये सारी चीजें क्या थी, डॉक्यूमेंट थी, मैनुअल, प्रोसीजर, वर्क इंस्ट्रक्शन। फॉर्मेट क्या है, हमारा एक रिकॉर्ड है जिसके अंदर हमें डेटा फीड करना है। फॉर्मेट का हमने क्या किया, F/DD/XX। F क्या हो गया हमारा फॉर्मेट,
फॉर्मेट का शॉर्ट नेम हो गया एफ, कुछ एफएमडी भी लिख देते हैं। तो आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। डीडी क्या हो गया, डिपार्टमेंट का कोड। एफ ऑब्लिक एचआर, ये जो फॉर्मेट है वो एचआर का है। स्लैश एक्स एक्स, ये सीरियल नंबर है 01, 02, 03, 04, 05। तो सपोज आप एचआर के 10 डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं तो क्या होगा, F/HR/01, 02, 03, 04, 05 से लेके आप 10 तक जाओगे। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को नंबरिंग दी जाती है। अब समझते हैं मास्टर कॉपी, कंट्रोल कॉपी और ऑब्सलीट कॉपी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो मास्टर कॉपी है ये ऐसी कॉपी है जो कि ओरिजिनल कॉपी है। कोई भी हम जो कागज बनाते हैं उसकी एक ओरिजिनल कॉपी होती है, एक ओरिजिनल दस्तावेज होता है। जैसे हमारी मार्कशीट, मार्कशीट क्या हो गई, हमारी ओरिजिनल कॉपी हो गई, जो हमें बोर्ड से मिली वो हो गई हमारी ओरिजिनल कॉपी। ऐसे ही जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो क्या कहलाता है, मास्टर कॉपी। मास्टर कॉपी को जर्नली कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके ऊपर हम स्टैंप लगाते हैं मास्टर कॉपी की। जैसे यहां दिख रहा है आपको, इस तरीके से हम स्टैंप लगाते हैं मास्टर कॉपी की डॉक्यूमेंट के ऊपर, और उसके बाद उसको हम यूज करते हैं और उसको एक मास्टर कॉपी की फाइल बना करके रखते हैं। तो ओरिजिनल कॉपी है मास्टर कॉपी। इसका कंट्रोल सिर्फ किसके पास है, एमआर के पास, या ओनर है जो प्रोप्राइटर है या एमडी है उनके पास रहेगा मास्टर कॉपी का कंट्रोल। इसके बाद जो अगली कॉपी आती है वो आती है कंट्रोल्ड कॉपी। कंट्रोल कॉपी क्या है, जो मास्टर कॉपी है उसकी फोटो कॉपी है और उसके ऊपर हमने क्या कर रखा है, स्टैंप लगा रखी है रेड कलर की, कंट्रोल्ड कॉपी की स्टैंप। जैसे आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, ये हमने क्या किया, मास्टर कॉपी का प्रिंट निकाला, उसकी फोटो कॉपी करी और उस पर इस तरीके से हमने कंट्रोल कॉपी की स्टैंप लगा दी। तो ये क्या हो गई, हमारी कंट्रोल कॉपी हो गई। कंट्रोल कॉपी किसके यूज के लिए होती है, डिपार्टमेंट के यूज के लिए होती है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एमआर द्वारा या क्वालिटी हेड द्वारा, जिस जिस डिपार्टमेंट में यह यूज होनी है। मास्टर कॉपी क्या हो गई, हमारी एक बार बन गई, फाइल में रिकॉर्ड बन के चली गई। और जो कंट्रोल कॉपी है जो डिपार्टमेंट्स के अंदर यूज होगी वो कंट्रोल कॉपी यूज होगी। फोटोकॉपी किस लिए की हमने मास्टर की, ताकि दोनों में कोई मिसमैच ना हो। ऐसा ना हो कि हमने पहले प्रिंट निकाला मास्टर का, जब कंट्रोल कॉपी का प्रिंट निकालने गए तो वहां पे 2 लाइनें डिलीट हो गई या किसी ने अपनी मर्जी से ऐड कर दी। तो इसलिए क्या करते हैं, उसकी हम मास्टर कॉपी को फोटोकॉपी करते हैं, उस पर स्टैंप लगाते हैं कंट्रोल की, उसके बाद उसको कंट्रोल कॉपी बना करके हम रिलीज करते हैं, अपने पास रिकॉर्ड करते हैं कि किस किस को हमने कितनी कंट्रोल कॉपी दी हुई है। इसके बाद में सबसे आखिरी आती है हमारी ऑब्सलीट कॉपी। ऑब्सोलीट कॉपी क्या होती है, यह ऐसी कॉपी या ऐसा डॉक्यूमेंट है, जो मैं बार बार कॉपी कॉपी बोल रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं डॉक्यूमेंट की। तो ऑब्सलीट कॉपी जो होती है वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि ऑब्सलीट मतलब खत्म हो गया या पुराना हो गया, वो क्या कहलाएगा, ऑब्सलीट कॉपी। ऑब्सलीट कॉपी पे हम क्या करते हैं, जैसे हमने मास्टर पे, ये जो है मास्टर है हमारा, या मास्टर पे सॉरी, जो ये हमारी कंट्रोल कॉपी है इस पे हमने ठप्पा लगाया था कंट्रोल कॉपी का, ऐसे ही ऑब्सलीट कॉपी के ऊपर भी हम ठप्पा लगाएंगे ऑब्सलीट कॉपी का, और उसको कुछ लोग फाइल करके ऑब्सलीट कॉपी की अलग फाइल बना लेते हैं, उसके अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। कुछ लोग प्रोसीजर में डाल देते हैं कि जो ऑब्सलीट कॉपी होगी हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन आपको ऑब्सलीट कॉपी रखनी चाहिए। कुछ लोग इसका क्या तरीका करते हैं कि उसको सॉफ्ट में रख लेते हैं। जब रिवाइज करेंगे ना, सपोज की रिवीजन 01 आ गया, तो रिवीजन 00 जो है, मतलब जो पुराना डॉक्यूमेंट है वो क्या होगा, ऑब्सलीट हो जाएगा। तो कुछ लोग इसको सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर आपने एक्सेल बना रखी है, उसमें पहला रिवीजन 00, जब उसमें कोई रिवीजन आया नया तो आपने उसी की कॉपी क्रिएट करी, उसको रिवीजन 01 दे दिया। रिवीजन 00 ऑब्सलीट कॉपी हो गई और रिवीजन 01 हमारी मास्टर और कंट्रोल कॉपी करंट वाली हो गई। तो मोटा मोटा ये डिफरेंस है मास्टर, कंट्रोल और ऑब्सलीट कॉपी के अंदर। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है एक सर्विस भी देते हैं जिसके अंदर हम ऑनलाइन क्यूएमएस सिस्टम आपका डेवलप कराते हैं। क्लाउड बेस होता है सारा सिस्टम। आप किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी प्रोसीजर, कोई भी फॉर्मेट, कोई भी रिकॉर्ड कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो,
कहीं से भी आप कोई भी डेटा उठा सकते हो, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम आपको एक इंटरफेस बना के देते हैं ऑनलाइन, जिसके अंदर जैसे आपको यहाँ HR, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, स्टोर, परचेज, ऑडिट्स, इस तरीके के आपका एक इंटरफेस होगा QMS का, जिसके अंदर आपको सारा डेटा एक जगह दिखेगा। अब सपोज आपको क्वालिटी के अंदर मास्टर लिस्ट ऑफ फॉर्मेट्स और डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, तो आपको इस तरीके से एक इंटरफेस मिल जाएगा। जब आपको अगर जैसे मंथली प्रोडक्शन प्लान देखना है या डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट देखनी है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा फॉर्मेट लिंक। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप उस डॉक्यूमेंट पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। अभी मैं आपको एक सैंपल भी दिखाऊंगा करके। लेकिन दोस्तों, ये हमने किया कैसे, इसकी नीड कैसे निकल के आई। जब मैं कंपनी में विजिट करता था तो वहां दिक्कत क्या आती थी कि राम सिंह छोड़ के गया और श्याम सिंह आया क्वालिटी में। उसने क्या किया, सबसे पहला काम किया, अपने नाम से एक फोल्डर बनाया श्याम सिंह। अब अपना सारा काम उसके अंदर करना शुरू कर दिया। पुराना पता नहीं क्या था क्या नहीं था, किसी ने कोई चेक नहीं किया। तो उससे क्या हुआ, एक ही डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो गई, ना कोई डॉक्यूमेंट कंट्रोल ना कोई सिस्टम रहा। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए हमने ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जिससे कि आपका पूरा का पूरा QMS कंट्रोल हो जाएगा। आपकी मास्टर कॉपीज, कंट्रोल कॉपीज आपके एक्सेस में होंगी। जिसको राइट होंगे वही देख पाएगा, वही व्यू कर पाएगा, वही यूज कर पाएगा, वही प्रिंट ले पाएगा। इससे क्या है, हमारा जो डॉक्यूमेंट कंट्रोल है बाय डिफॉल्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल कॉपी की स्टैम्प मारो, ये दो उसको दो। तो हमने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन अपलोड कर दिए, ऑनलाइन डाल दिए। आपको जिस भी डॉक्यूमेंट की जरूरत है, जिस भी फॉर्मेट की जरूरत है, कहीं नहीं जाना। आपका जो इंटरफेस है, जो क्लाउड बेस्ड इंटरफेस है, उस पर जाना है, वहां क्लिक करना है और उस डॉक्यूमेंट को यूज कर लेना है। यूज भी क्या है, यूजर ही कर पाएगा। सपोज HR के 4 डॉक्यूमेंट है, तो HR के पास 4 डॉक्यूमेंट को ही एक्सेस करने के राइट होंगे। वह 5वां डॉक्यूमेंट जिसके उसके पास राइट है, वह नहीं है, वह एक्सेस नहीं कर पाएगा। एक मैं सैंपल आपको दिखाता हूं, उससे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये यूजर इंटरफेस है जो हमारा इंटरनल QMS क्लाउड बेस्ड पेपरलेस है उसका। अब सपोज कर लीजिए हमने क्या किया हुआ है, आउटसोर्स कैलिब्रेशन जो है उसको सिस्टमाइज कर दिया, उसको ऑटोमेट कर दिया। और रोकवेल हार्डनेस टेस्टर है, इसका नंबर ये है, 1 साल में इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो आपको यहां दिख रहा होगा लास्ट कैलिब्रेशन डेट इतनी है, ड्यू डेट इतनी है। तो होगा क्या, जैसे ही ड्यू डेट होगी, जिस मंथ में जितने जितने इंस्ट्रूमेंट ड्यू होंगे, उठा करके कंसर्न को मेल चली जाएगी कि आपके ये इंस्ट्रूमेंट इस मंथ में ड्यू हैं, आप इनको भेज करके कैलिब्रेट करा लीजिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंडस्ट्री के अंदर, उनको पता ही नहीं होता कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से उनके कैलिब्रेशन के लिए ड्यू हैं। प्लस जब ऑडिटर ने कोई आपसे डॉक्यूमेंट मांगा या और आपने कैलिब्रेशन रिपोर्ट आपको चाहिए या ऑडिटर को चाहिए, तो आपको फाइल खोलने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट क्लिक ऑफ ए बटन पे यहां से अपना डॉक्यूमेंट को बड़े आराम से देख सकते हो। एक बार फिर से करके दिखा देता हूं। ये आपको यहाँ लिंक दिख रहा है, रिपोर्ट लिंक, आपने यहाँ क्लिक किया और आपका क्लाउड बेस जो है वो डॉक्यूमेंट खुल करके आ गया। भैया ये अपना डॉक्यूमेंट है और इसकी कैलिब्रेशन रिपोर्ट ये है, और नेक्स्ट जो है ये इतनी तारीख को ड्यू होगा। तो ये हमारा जो है ऑनलाइन QMS सिस्टम, ऑटोमेशन बेस्ड सिस्टम है। अगर आपको इस तरीके के सिस्टम की नीड है तो हम लोग यह डेवलप करते हैं, ये बनाते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं या जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर आपको यह सिस्टम अगर लागू करवाना है। दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये है मिस्टर कोरू इशिकावा की। इन्होंने ही सबसे पहले कोज एंड डिफेक्ट डायग्राम को इंट्रोड्यूस किया। यही थे सबसे पहले दुनिया के अंदर जिन्होंने बताया कि जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए, प्रॉब्लम को, कॉजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको इन्होंने नाम दिया कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। दोस्तों, साथ ही जो
कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, इट इज वन ऑफ द 7 बेसिक क्यूसी टूल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स में से एक टूल जो है वो हमारा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो 7 क्यूसी टूल्स के ऊपर नहीं देखी तो ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर एक लिंक दिख रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के मेरी 7 क्यूसी टूल्स के ऊपर जो वीडियो है वह देख सकते हैं। दोस्तों, जो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है इसको हम फिश बोन डायग्राम और इशिकावा डायग्राम के नाम से भी जानते हैं, और कुछ लोग इसे 6M या फिर 5M प्लस 1E डायग्राम के नाम से भी जानते हैं या इस्तेमाल में लाते हैं। तो अगर कोई आपसे बोले कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, फिश बोन डायग्राम, इशिकावा डायग्राम या 5M प्लस 1E या 6M डायग्राम, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, सारी की सारी जो चीजें हैं वो एक ही हैं। इशिकावा डायग्राम इसलिए कहा गया क्योंकि इसको मिस्टर कोरू इशिकावा ने इंट्रोड्यूस किया, तो इसको इशिकावा डायग्राम बोल दिया। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम तो इसका ओरिजिनल नाम है। फिश बोन डायग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इसकी जो तस्वीर बनती है, इसका जो तरीका है ड्रॉ करने का, जो मछली का जो कांटा होता है उसकी तरह होता है। अभी आगे जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, इसलिए इसको फिश बोन डायग्राम कहा गया। इसके बाद इसको 5M प्लस 1E इसलिए कहा गया क्योंकि इसके अंदर जो कैटेगरीज होती हैं वो 6 कैटेगरीज होती है, उनमें से 5 जो है लेटर M से शुरू होती है और एक लेटर E से शुरू होती है। कुछ लोग जो लास्ट वाला लेटर E है उसको भी M बोल देते हैं, इसलिए इसको 6M बोल देते हैं। आगे हम जानेंगे ये 6 की 6 कैटेगरी क्या है। दोस्तों, जो फिश बोन डायग्राम है बेसिकली से मैंने आपको बताया जो कैटेगरीज है, प्रॉब्लम जो आई, प्रॉब्लम किस किस कारणों से आई, जब हम कैटेगरीज को डिवाइड करेंगे तो वो टोटल हमारी 6 कैटेगरीज होंगी। कौन कौन सी? 5M प्लस 1E या 6M। और जो हम इस्तेमाल करते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का या इशिकावा डायग्राम का, उसका हम इस्तेमाल करते हैं पॉसिबल रूट कॉजेज आइडेंटिफाई करने के लिए और स्ट्रक्चर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए। पॉसिबल रूट कॉज क्या है? ऐसे कॉजेज, ऐसे कारण जिनकी वजह से कोई समस्या आई या आ सकती है, उनको हम पॉसिबल रूट कॉजेज बोलते हैं। और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन क्या है कि जब हम किसी चीज के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं, ब्रेन मतलब दिमाग, स्टॉर्मिंग जैसे कि स्टॉर्म आता है, क्या आता है? स्टॉर्म, तूफान आता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या हो गया? जब हम किसी चीज के ऊपर चर्चा करें, ऐसे ही नहीं, हवाबाजी में नहीं, प्रॉपर चर्चा करें, उसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलेंगे। एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं कि जो फिश बोन डायग्राम है सिर्फ क्वालिटी से रिलेटेड नहीं है। ये आप कोई भी समस्या, कोई भी इश्यू आने पर आपका, चाहे वह मेंटेनेंस से रिलेटेड है, चाहे वह क्वालिटी से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, HR से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, कोई भी आपको समस्या आती है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, ये एक जनरलाइज टूल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए, उस प्रॉब्लम के कॉजेस तक पहुंचने के लिए कि किस कारण से ये समस्या उत्पन्न हुई या जनरेट हुई। तो इसको सिर्फ ये सोच के ना समझे कि ये सिर्फ क्वालिटी डिपार्टमेंट के इस्तेमाल के लिए है, ये किसी भी डिपार्टमेंट के इस्तेमाल में आ सकता है। अगर आपको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, फिश बोन डायग्राम या इशिकावा डायग्राम को समझना है तो 2 कॉन्सेप्ट को आपको समझना जरूरी है। इसी के ऊपर पूरा का पूरा इशिकावा डायग्राम वर्क करता है। सबसे पहली चीज है कॉज। इसको बोला भी इसीलिए कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम गया। सबसे पहली कॉज एंड इफेक्ट की चीज आ गई, क्या? कॉज या कारण। और दूसरा क्या इसके अंदर है? इफेक्ट या परिणाम। जब कोई समस्या आती है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो ऐसे कारण जिनकी वजह से समस्या आई वो क्या हो गए? कॉज हो गए। और समस्या क्या हो गई? इफेक्ट हो गई, परिणाम हो गया। तो इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम काम करता है। तो जो समस्या होती है उसको हम लिखते हैं मछली के मुंह पर। ये जो प्रॉब्लम है हम यहां लिखेंगे मछली के मुंह पर, ठीक है? प्रॉब्लम या इफेक्ट। और जो कॉजेज होते हैं उसको, जो मछली की
कांटे की कंघी होती है, कंघी ही बोलते हैं शुद्ध भाषा में, जो बॉन होती है उसको कंघी बोल दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉजेस को कि ये मेरा कॉज है, ये मेरा एक कॉज है, ये मेरा कॉज है, ये मेरा एक कारण हो सकता है, ये मेरा एक कारण हो सकता है, ये मेरा एक कारण हो सकता है। वो भी हवा में नहीं लिखेंगे, उनको टोटल 6 कैटेगरी के अंदर लिखेंगे। तो दो ही मेन चीजें हैं इसके अंदर, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज ऐसे कारण, इफेक्ट जिनकी वजह से कोई समस्या हुई। इफेक्ट मतलब जो समस्या हुई या हो सकती थी। तो इन्हीं दो चीजों के ऊपर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम काम करता है। अब ये 6 कैटेगरीज क्या है वो जानते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर एक इशिकावा डायग्राम या फिशबोन डायग्राम दिखाई दे रहा है, या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो जो मछली का मुंह है, हेड है, वहां पे हमने क्या लिख दिया, प्रॉब्लम या डिफेक्ट को लिख दिया। और जो मछली की कंघियां है वहां पे हमने क्या लिखा, मैन, पहला एम हो गया, मशीन, मटीरियल, मेथड, मेजरमेंट, मदर नेचर, या कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट। क्या बोलेंगे, एनवायरमेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मदर नेचर या एनवायरमेंट। तो हमने जितने भी कारण हैं, जितने भी कॉजेज हैं, उनको हमने 6 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। जैसा मैंने आपको फोरम की भी वीडियो में बताया कि बेसिकली क्या है, 4 रिसोर्सेज होते हैं, 4 ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है। वो क्या होते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड। इन्हीं को मिला जुला करके हमारा कोई प्रोडक्ट तैयार होता है। तो जो समस्याएं भी आएंगी बेसिकली इनमें ही आएंगी। अब इसमें क्या हमने 2 चीजें एक्स्ट्रा जोड़ दी, मेजरमेंट या एक और मदर नेचर, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या हो गया कि वो शॉप फ्लोर या वर्क एरिया जहां पे हम उस प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं। और मेजरमेंट क्या हो गया, ऐसी कोई चीज जिसको हम मेजर के लिए यूज कर रहे हैं, मापने के लिए यूज कर रहे हैं, वो मेजरमेंट हो गई। ये हमने एक डिवाइड किया अलग से मेजरमेंट। आप चाहो तो मेथड के अंदर भी मेजरमेंट डाल सकते हो। तो अभी क्या किया गया, इसको थोड़ा सा बाइफरगेट कर दिया गया, मेथड अलग कर दिया, मेजरमेंट अलग कर दिया। लेकिन मेजरमेंट भी अगर देखा जाए तो वो मेथड का पार्ट है कि आप कितना टेम्परेचर रख रहे हो, आप कितनी फीड रख रहे हो, आप कितनी स्पीड रख रहे हो, आप स्ट्रोक लेंथ क्या रख रहे हो, एसपीएम क्या रख रहे हो, ये सब क्या है, मेजरमेंट। प्रोसेस पैरामीटर है, ये सब किस में आएंगे, ये सब किस में आएंगे, ये मेथड में आएंगे। लेकिन क्या किया गया कि मेजरमेंट को थोड़ा सा और हमने बाइफरगेट कर दिया। तो जो पहला रिसोर्स है मैन, मैन की वजह से इस जो प्रॉब्लम आई है या डिफेक्ट आया है, मैन की क्या क्या गलतियां हो सकती थी आदमी की वजह से। आदमी कौन होगा, ऑपरेटर हो सकता है, इंस्पेक्टर हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, वहां पे काम करने वाला मटेरियल हैंडलर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है। उसके बाद मशीन, किस किस मशीन पे वो प्रोडक्ट तैयार हुआ, वो इसके अंदर मशीन में क्या क्या गलतियां हो सकती थी या हुई हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। उसके बाद मटेरियल, जिस मटेरियल से वह प्रोडक्ट बना उसके अंदर क्या क्या गलतियां थी या हो सकती थी जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम आई। उसके बाद मेथड, जो हमने प्रोसेस फॉलो किया, सिस्टम फॉलो किया, तरीका फॉलो किया, उसमें क्या कमी रह गई, क्या ऐसे कारण रह गए, उसको हम किस में लिखेंगे, मेथड में। फिर मेजरमेंट, जो मैंने आपको बताया, ऐसी चीजें मेजरमेंट वाली जो नापने वाली हैं, चाहे वह इसका साइज हो या उसका टेम्परेचर हो, प्रोसेस पैरामीटर हो, प्रोडक्ट पैरामीटर हो, उनमें क्या गलतियां रह गई, उनमें हमने क्या लूप होल छोड़ दिए, क्या ऐसे कारण छोड़ दिए जिनकी वजह से समस्या आ गई, उनको हम किसमें डालेंगे, मेजरमेंट के अंदर। और सबसे आखिरी कौन सा है, मदर नेचर या एनवायरमेंट। कौन सा, मदर नेचर या एनवायरमेंट। जहां पे हम काम कर रहे थे, क्या वहां पे लाइट की जो इंटेंसिटी है, लक्स लेवल है, सही नहीं है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट सही से चेक नहीं हो पाया, या वहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी थी, या वहां बहुत ज्यादा धुआं था जिसकी वजह से जो पर्सन काम कर रहा था सही से काम नहीं कर पाया। तो एनवायरमेंट या मदर नेचर से रिलेटेड क्या क्या दिक्कतें थी वो सारी हम यहां नोट करेंगे। ये हमारी कैटेगरी है मैन। अब इसका हम एक कॉज लिखेंगे कि इस कारण से, कि सपोज कि अनस्किल्ड लेबर थी, तो यहां क्लॉज लिखेंगे। अब जो अनस्किल्ड लेबर है उसके अंदर भी कोई अगर सब क्लॉज है तो उसको हम ऐसे लाइन मार के सब क्लॉज लिखेंगे।
हो सकता है एक और इसके अंदर भी सब क्लॉजेज हो, तो उसको हम यहां लिखेंगे। जैसा आप यहां भी देख पा रहे हो, ये हो गए हमारे सब क्लोज, सेकेंडरी क्लॉजेस, और जो ये कॉज है ये हो गए हमारे प्राइमरी कॉजेस। तो इसी तरीके से हम फिश बोन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। एक जीरो से, स्क्रैच से हम एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं कि फिश बोन डायग्राम आपने कैसे ड्रॉ करना है और ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे शुरू करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने एक लाइन ली और यहाँ पे जो है मछली का हमने मुंह बनाया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम, या फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफेक्ट, क्या समस्या आई। फिर हम मछली की जो कंगियां हैं उनको बनाएंगे। कितनी है, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। उसके बाद हम बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से, जो कैटेगरी के बॉक्सेस हैं हमारे, इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे उनको। ये बॉक्सेस हमारे ड्रॉ हो गए। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, जो मैंने आपको 6 कैटेगरी बताई वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद मेजरमेंट, और यहां पर क्या लिखेंगे, एनवायरमेंट या मदर नेचर। तो ये हमारी 6 कैटेगरीज ड्रॉ हो गई। अब कोई अगर समस्या मैन की वजह से, उसके अंदर क्या क्या पॉसिबल कॉजेज हो सकते थे, ऐसे कारण यहां पहले स्टार्टिंग में सारे लिखने हैं, चाहे कोई वैलिड हो इनवैलिड हो, जजमेंट नहीं देनी। ब्रेनस्टॉर्मिंग का हमेशा सबसे जो पहला रूल है वो क्या है कि जब कोई अपना व्यू पॉइंट रख रहा है, अपनी सोच रख रहा है, अपना नजरिया रख रहा है, तो उसको काटना नहीं है, उसको वेलकम करना है, उसको नोट करना है। ऑफ कोर्स कि वो उस कंटेंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बात चल रही है डिफेक्ट की और वो पहुंच जाए किस पे, वो पहुंच जाएगी कॉस्ट सेविंग पे, या वो किसी और बारे में बात करने लगे, पॉलिटिक्स के बारे में बात करने लगे, तो ऑफ कोर्स वो नहीं लिखना। लेकिन जिस कंटेंट में या किस कंटेक्स्ट के अंदर बात चल रही है, अभी हमारी बात चल रही है प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो जो प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हमारी सीएफटी बैठी, क्रॉस फंक्शनल टीम बैठी, जिसमें प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, मेंटेनेंस है, टूल रूम है, सारे लोग हैं, तो जिसके जो व्यू पॉइंट है उनको हम यहाँ लिखेंगे। शुरू कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे हम मैन से रिलेटेड सारे पॉइंट लिखेंगे कि वही अनस्किल्ड लेबर थी, ठीक है, इसने इग्नोरेंस कर दी, मैन के पॉइंट आ गए। फिर मशीन में क्या क्या दिक्कतें हो सकती थी कि जी मशीन का जो है उससे ऑयल टपकता रहता है, जिसकी वजह से प्रॉपर प्रेशर नहीं आ पाया। फिर उस हम लिखेंगे मटेरियल के क्या क्या पॉइंट हो सकते थे, क्या क्या कारण ऐसे हो सकते थे जिनकी वजह से फेलियर आया। फिर हमने मेथड से रिलेटेड लिखने हैं, फिर मेजरमेंट से रिलेटेड लिखने हैं, उसके बाद हमने एनवायरमेंट से रिलेटेड जो पॉइंट है उनको लिखना है। इस तरीके से हमने एक फिश बोन डायग्राम को प्रॉपरली ड्रॉ करना है। पहले आप सारे पॉइंट लिख दोगे, सारे पॉसिबल कॉजेज लिख दोगे, फिर उसमें से जो पोटेंशियल कॉजेज हैं, जो मुख्य कारण है, उनको रखेंगे और बाकी को हटा देंगे। वो भी कैसे करते हैं, क्या है, वो हम आगे जानेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वैलिड है कॉज, कौन सा इनवैलिड है कॉज, कैसे पता चलेगा। क्योंकि जब हम यहाँ लिखने बैठेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा सिर्फ एक ही कारण निकल के आएगा, हो सकता है किसी एक प्रॉब्लम के 10 कारण निकल के आ जाए। तो ऐसा तो है नहीं कि 10 के 10 वैलिड होंगे, हो सकता है 10 में से 3 वैलिड हो, 7 इनवैलिड हो। तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये अभी हम आगे इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं प्रॉपरली फिल्ड कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का। जैसा आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम हमारी क्या आई, मॉइस्चर इन पार्ट, तो हमने वो कहां लिख दिया, मछली के मुंह पर या मछली के हेड में लिखा। उसके बाद हमने क्या ड्रॉ किया, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और मदर नेचर या एनवायरनमेंट। ये सारी चीजें हमने सारी की सारी 6 कैटेगरीज हमने ड्रॉ कर ली। अब हमने क्या लिखा, पहले मैन के जो कॉजेज हैं उनको लिखा। क्या जी, अनस्किल्ड है, अनअवेयर थी, उसने नेग्लिजेंस कर दी, मॉइस्चर आया, ये 3 कारण हो सकते थे मैन से रिलेटेड। फिर मशीन के पॉइंट लिखेंगे कि होपर ब्लोअर में ब्लॉकेज हो गई,
ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉपरली मटेरियल नहीं पहुंच पाया। हॉपर का टेम्परेचर लेस रह गया, मोल्ड का कूलिंग नॉट प्रॉपर था, एयर वेंटिलेशन वर्क नहीं कर रहा था। उसके बाद मटेरियल में हमने लिखा कि जो मटेरियल का ग्रेड था उसमें कंटेमिनेशन थी, उसके अंदर मिलावट थी, प्री हीटिंग प्रॉपर नहीं थी। ये इंजेक्शन मोल्डिंग की बात हो रही है कि मॉइस्चर आ गया पार्ट में, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। उसके बाद मेथड में देखिए क्या क्या चीजें आ गया। इंजेक्शन स्पीड ज्यादा थी, इसको मेजरमेंट में भी ले जा सकते हैं। मटेरियल लेवल लो था, प्री हीटिंग टाइम लेस था, मोल्ड ओपनिंग स्पीड हाई थी, इंजेक्शन प्रेशर ज्यादा था, बैरल टेम्परेचर लो था, शॉर्ट साइज लेस था। तो हमने क्या किया, सारे के सारे यहां पर हमने पॉसिबल कॉजेज लिख दिए। मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं निकला। उसके बाद मदर नेचर में हमने लिखा जी एनवायरमेंट के अंदर हाई ह्यूमिडिटी थी, जिसकी वजह से मॉइस्चर आ सकता है पार्ट के अंदर। अब आपको यहाँ पे दो चीजें दिख रही होंगी, कुछ कॉजेज आपको रेड कलर में दिख रहे हैं, कुछ आपको ब्लैक कलर में दिख रहे हैं। जो ब्लैक कलर वाले हैं वो क्या हो गए, इनवैलिड कॉज हो गए, और जो रेड कलर वाले हैं वो हमारे क्या हो गए, वो वैलिड कॉजेज हो गए। तो इस तरीके से आप फिश बोन डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो, और आपको इसको और डिटेल में सीखना है और ज्यादा पढ़ना है। प्लस ही आपको ये नोट्स चाहिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और आपको फॉर्मेट चाहिए इस्तेमाल करने के लिए। तो इसका जो कोर्स है वो हमने अपनी AYT इंडिया एकेडमी ऐप के ऊपर डाला हुआ है, जिसके अंदर आपको और डिटेल में वीडियोस मिलेंगी और ज्यादा जानकारी दी जाएगी कि कैसे वैलिड इनवैलिड कॉजेज को फाइंड आउट करें और प्रॉपर रूट कॉज तक कैसे पहुंचे फिश बोन डायग्राम का इस्तेमाल करके। साथ ही आपको सारी की सारी PDF नोट्स मिलेंगे, फॉर्मेट्स मिलेंगे जो फिश बोन डायग्राम के हैं इस्तेमाल करने के लिए, और आपको 3 से 4 टेम्पलेट मिलेंगे, एक केस स्टडी मिलेगी इन कोर्सेस। इस कोर्स के अंदर जो फिश बोन डायग्राम के ऊपर हमने ऐप के ऊपर डाला हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वालिटी इंस्पेक्शन किसको कहते हैं। बेसिकली क्वालिटी इंस्पेक्शन क्या है कि हमें जो एक प्रोडक्ट बनाना है उसका कोई स्पेक है, कोई उसकी स्पेसिफिकेशन है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसके अगेंस्ट में जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वह स्पेक मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको चेक करना। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, जांच सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, या उसकी हम गेजिंग भी कर सकते हैं। तो चाहे हम मेजरिंग करें, एग्जामिन करें, टेस्टिंग करें, ये सारी चीजें क्या है, इंस्पेक्शन है। और ये करनी किसके अगेंस्ट में है, किसी एक स्पेक के अगेंस्ट में। तो किसी स्पेक के अगेंस्ट में जब हम प्रोडक्ट को चेक करते हैं क्या वह स्पेक के हिसाब से सही बना है या नहीं बना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वालिटी इंस्पेक्शन बोलेंगे। अब ये जो क्वालिटी इंस्पेक्शन है ये कितनी स्टेजेस में होता है या किस किस स्टेज के ऊपर क्वालिटी इंस्पेक्शन किया जाता है, इसको समझने के लिए एक हम पहले क्या करते हैं, एक जर्नल मैन्युफैक्चरिंग फ्लो ले लेते हैं कि किसी भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर जर्नल प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मटेरियल आता है, मटेरियल इनकमिंग होता है। उसके बाद क्या होता है, स्टोरेज एंड इश्यू टू प्रोडक्शन। मटेरियल इश्यू होगा स्टोर होने के बाद। उसके बाद क्या होगा, सेटिंग ऑफ पार्ट्स ऑन मशीन या ऑपरेशन। जो पार्ट्स हैं उनकी सेटिंग की जाएगी किसके ऊपर, मशीन या ऑपरेशन के ऊपर। उसके बाद में मास प्रोडक्शन शुरू होगा कि भैया हमारी सेटिंग लग गई, हमें जब पहली बार पार्ट बनाना है तो हम कोई डाई वगैरह उस पर लगाएंगे और चेंज करेंगे, या सेटिंग लगाएंगे, CNC वगैरह है तो प्रोग्राम डालेंगे, सेट किया, और उसके बाद हमने उसको क्या किया, मास प्रोडक्शन में ले लिया। उसकी प्रोडक्शन जो है वह हमने शुरू कर दी। उसके बाद क्या होगा जी, सारी मास प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई, सारी स्टेज कंप्लीट हो गई। सपोज 5 स्टेप है हमारे प्रोडक्शन के अंदर, वो पांचों के पांचों हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद क्या होगा, पार्ट हमारा फिनिश गुड में तब्दील हो जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मटेरियल को डिस्पैच कर देंगे। सबसे पहले क्या हुआ, मटेरियल आया,
मटेरियल स्टोर हुआ, सेटिंग लगी, मटेरियल को बनाने के लिए मशीन के ऊपर प्रोग्राम डला, जहां मैनुअल सेटिंग लगती है वहां मैनुअल सेटिंग लगी, जहां डाई चेंज होनी है वहां डाई चेंज हुई। उसके बाद हमने उसका मास प्रोडक्शन शुरू किया। मास प्रोडक्शन के बाद कंप्लीट हुए सारे के सारे ऑपरेशंस। उसके बाद हमने उसको फिनिश गुड में तब्दील कर दिया और डिस्पैच हो गई। तो ये जितनी भी स्टेजेस निकल रही हैं, इन स्टेजेस के ऊपर हमारे जो क्वालिटी इंस्पेक्शन है वह होंगे कि हमारा जो इंस्पेक्टर है, क्वालिटी इंस्पेक्टर है, वो चेक करेगा कि मटेरियल हर स्टेज के ऊपर सही बना या सही रिसीव हुआ या नहीं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्शन की स्टेजेस बोलते हैं। तो जो सबसे पहली जो स्टेज है वह है हमारी IQC, इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल या इंस्पेक्शन। जो मटेरियल आ गया, मटेरियल स्टोर में जाएगा, स्टोर में जाने से पहले जो क्वालिटी वाला पर्सन है उसको जांच करेगा स्टेज 1 के ऊपर कि जो मटेरियल रिसीव हुआ है वह सही रिसीव हुआ है या नहीं। अब IQC करना क्यों जरूरी है? वह इसलिए जरूरी है कि जो हमारी कंपनी के अंदर मटेरियल आ रहा है क्या वह सही क्वालिटी का आ रहा है, एज पर PO आ रहा है, एज पर स्टैंडर्ड आ रहा है, एज पर स्पेक आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हम कुछ भी मंगा ले रहे हैं। वह इसलिए भी जरूरी है कि अगर आपने इनकमिंग स्टेज के बाद इंस्पेक्शन नहीं किया तो वो क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, और स्टोर से क्या होगा, इश्यू हो जाएगा प्रोडक्शन में, और प्रोडक्शन में सेटिंग में जाके पता चलेगा, नेक्स्ट स्टेज में जाके पता चलेगा, अगर हम वहां जांच कर रहे हैं कि यह मटेरियल हमारा गलत आ गया है, इसको वापस भेजो। और उसके बाद जो सप्लायर है वह उसको रिसीव नहीं करेगा, बोलेगा नहीं जी आपने तो यूज कर लिया, आपने पहले क्यों नहीं बताया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस हिंदुस्तान में कुछ है नहीं, यहाँ सब लोग सिर्फ माल बेचने में लगे हैं। एक बार माल बेच दिया उसके बाद कस्टमर बाहर में गए, यह अप्रोच है ज्यादातर लोगों की। तो हमने क्या करना है, IQC करना है, इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल या इंस्पेक्शन करना है, जांच करना है मटेरियल के आते ही कि एज पर हमारे इनकमिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वह है या नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है हमारी फर्स्ट पार्ट अप्रूवल या सेटअप अप्रूवल। जब हमने सेटिंग लगाई, मशीन के ऊपर डाई लगाई, तो जब मैं 5 पीस ओके बना लूंगा, मशीन को रोकूंगा एज ए ऑपरेटर, सुपरवाइजर को अपने बुलाऊंगा, प्रोडक्शन सुपरवाइजर को, प्रोडक्शन सुपरवाइजर चेक करेगा यहाँ ठीक है, उसके बाद क्वालिटी वाले से चेक कराएगा कि यह माल ओके है या नहीं। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि अगली स्टेज क्या है, मास प्रोडक्शन। कि जब हम मास प्रोडक्शन में प्रोडक्ट को लें तो पहले ही हमने चेक कर लिया, अगर हमें कोई कमी दिखी सेटिंग अप्रूवल में तो वहीं हमने सेटिंग चेंज कर दी और पार्ट को सही से बना लिया कि आगे जो है पास ऑन ना हो डिफेक्ट। इसके बाद आवारा होता है IPQC, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल या इंस्पेक्शन। जब मास प्रोडक्शन में मटेरियल चल रहा है, जब सेटिंग लगी थी तो हमने क्या किया, इंस्पेक्शन किया, सेटअप अप्रूवल किया, फर्स्ट पार्ट अप्रूवल किया, और हमने क्या किया, मशीन को रन कर दिया कि आप मशीन चलाओ। लेकिन मशीन चलते 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 1-2 घंटे बाद क्या हुआ, कुछ दिक्कत आ गई, सेटिंग खराब हो गई, और ऑपरेटर बीच बीच में तो चेक कर रहा है लेकिन उसने चेक नहीं किया, नेग्लिजेंसी छोड़ दी, तो क्या होगा, वो डिफेक्ट पास ऑन होता जाएगा, मिक्स होता चला जाएगा, ओके नोट ओके पार्ट। तो इसलिए क्या किया जाता है, पेट्रोल इंस्पेक्शन किया जाता है या इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है हर 2 घंटे में, या जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी डिसाइडेड है, हर 2 घंटे में जाके क्वालिटी इंस्पेक्टर डायमेंशनली विजुअली चेक करेगा पार्ट सही से बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर उसको कोई दिक्कत दिखेगी तो वो पिछले 2 घंटे का माल जो है उसको होल्ड कर देगा, उसके बाद सेटिंग को ठीक कराएगा, उसके बाद प्रोडक्शन को रन करेगा। तो उससे क्या है कि हमारा जो नुकसान है वो लिमिटेड होगा, पार्ट मिक्सअप लिमिटेड होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो दिक्कत कस्टमर एंड तक नहीं पहुंचेगी। इसके बाद अगला क्या है हमारा FQC, फाइनल क्वालिटी कंट्रोल या इंस्पेक्शन। फिनिश गुड से जस्ट पहले जब हम मटेरियल को पैक करके डब्बे में लगा देंगे वो हो गया हमारा फिनिश गुड। उससे पहले जब हमारी सारी स्टेजेस कंप्लीट हो चुकी हैं, हमने मटेरियल बना भी लिया, प्लेटिंग भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, मतलब जितनी भी प्रोसेस डिफाइन थी PFD के अंदर, कंट्रोल प्लान के अंदर, उनको जब कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद हम उसकी जांच करेंगे, फाइनल इंस्पेक्शन करेंगे, सब कुछ ठीक है या नहीं, और उसमें अगर हमें कोई दिक्कत मिलेगी तो मटेरियल को वहीं होल्ड कर देंगे,
आगे स्टेज पर कस्टमर तक या फिनिश गुड तक वह पास ऑन नहीं होगा, स्टोर में जाके फिनिश गुड में स्टोर नहीं होगा और आगे तक नहीं पहुंचेगा। इसके बाद सबसे आखिरी आता है हमारा पीडीआई, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। कुछ लोग इसको करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग फाइनल क्यूसी तक ही खत्म कर देते हैं। पीडीआई जनरली ऐसे केसेस में किया जाता है जैसे कोई आप मशीन बना रहे हो, कोई इक्विपमेंट बना रहे हो, सब कुछ आपने ठीक कर लिया, सारे पार्ट आपने एफपीए किया, आईपीक्यूसी किए, एफक्यूसी किए, लेकिन जब आपने लास्ट में जब पार्ट को जब डिस्पैच करने की बारी आई तो आप क्या करोगे, पीडीआई चेकलिस्ट के हिसाब से पीडीआई के अंदर जो जो पॉइंट्स लिखे होंगे कि भाई पेंट ठीक है कि नहीं है, मशीन ठीक है कि नहीं है, प्रेशर काम कर रहा है नहीं कर रहा, टेम्परेचर कंट्रोलर काम कर रहा है कर रहा, हमने क्या इसके अंदर ये बॉक्सेस डाल दिए या नहीं डाल दिए। अगर आपने कभी गाड़ी या बाइक ली है तो उनकी भी एक पीडीआई चेकलिस्ट होती है। वो बात अलग है, हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन आप लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए। तो उसमें पीडीआई चेकलिस्ट में बहुत सारे पॉइंट लिखे होते हैं, उसके बाद ही वो गाड़ी डिस्पैच करते हैं। तो आप उसको ढंग से अगर चेक कर लो ना तो गाड़ी के अंदर बहुत सारी आपको हो सकता है दिक्कत मिल जाए। तो ऐसे ही जब हम कस्टमर तक मटेरियल को डिस्पैच करते हैं तो डिस्पैच से पहले प्री डिलीवरी, डिलीवरी मतलब डिस्पैच, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन हमने अपने यहाँ इंस्पेक्ट कर लिया, सब कुछ चला वला के देख लिया कि सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये हमारा हो गया पीडीआई। फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी है, एक बार फिर से बता देता हूं। आईक्यूसी का मतलब है इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल या इंस्पेक्शन, कि इनकमिंग मटेरियल जब इन हो रहा है, जब क्या हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जो जांच कर रहे हैं, वो हमारी आईक्यूसी है। उसके बाद है हमारा एफपीए, फर्स्ट पार्ट अप्रूवल या सेटअप अप्रूवल, जब सेटिंग लग रही है मशीन के ऊपर, वो हमारा फर्स्ट पार्ट अप्रूवल हो गया। उसके बाद हमारा हो गया आईपीक्यूसी, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। जब हमारा मटेरियल प्रोडक्शन में आ गया तो उसके अंदर कोई कमी तो नहीं रह गई, चलते चलते कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तो वो हम इसमें चार्ज करेंगे इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल में। लोग इसको पेट्रोल इंस्पेक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद हो गया हमारा एफक्यूसी, फाइनल क्वालिटी कंट्रोल। जब सारे के सारे ऑपरेशंस खत्म हो गए किसी पार्ट के अंदर, हमने लास्ट स्टेज पे जाके मटेरियल को चेक किया, वो हो गया हमारा फाइनल क्वालिटी कंट्रोल। और जो सबसे आखिरी है वो है हमारा पीडीआई, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। कुछ लोग इसको पीडीआईआर बोल देते हैं, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट, कि जब हम मटेरियल को डिस्पैच करने वाले हैं तो हमने क्या इंस्पेक्शन किया। कुछ स्टेजेस के अंदर एफक्यूए और पीडीआई कॉमन होता है कुछ कंपनीज के अंदर, तो जहां जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है आपको सारे के सारे स्टेजेस इंस्पेक्शन के क्लियर हो गए हैं कि किस किस स्टेज पे क्वालिटी इंस्पेक्शन किया जाता है। और अगर आपकी कंपनी के अंदर ये स्टेजेस लागू नहीं है तो उनको आप लागू करें, उनको जांच करें और उनको इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपका जो डिफेक्ट रेट है वह कम हो सके। और अगर कस्टमर एंड तक डिफेक्ट पास ऑन हो रहा है तो वह पास ऑन ना हो। ये सारी एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं कि कस्टमर तक सही मटेरियल पहुंचे, कि सपोज किसी एक स्टेज पे अगर कोई दिक्कत रह गई तो दूसरी स्टेज पे उसको पकड़ा जाए, दूसरी पे रह गई तो तीसरी पे हम पकड़ लें उसको, इंश्योर करें कि कस्टमर तक पास ऑन ना हो कोई भी डिफेक्ट। तो इसलिए ये सारे के सारे स्टेजेस इंस्पेक्शन के आपको लागू करने जरूरी हैं। और ये रिक्वायरमेंट भी है आईएटीएफ की, आईएसओ की, मेस ऑडिट की भी। आपको ये सारे के सारे जो स्टेजेस हैं इंस्पेक्शन के, उनको इम्प्लीमेंट करना है अपनी कंपनी के लिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे और उनकी मदद हो सके। क्योंकि आज की डेट में बहुत लो स्किल लेवल है लोगों का, उनको पता ही नहीं है, कोई सिखाने वाला भी नहीं है और सीखने वाले भी नहीं है ढंग से। तो अगर आपको वीडियो काम की लग रही है और आप सोचते हो आप किसी की मदद कर सकते हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।